आज मैं आपसे आपके सिर्फ 15 सेकंड मांगूंगा। इन 15 सेकंड में आप डिसाइड कर लेंगे कि इस वीडियो को आपको आगे देखना है नहीं। एक छोटे से सवाल का जवाब देके कि आपको ये स्क्रीन पे दिखने वाली दो पिक्चर में से कौन सी पिक्चर पसंद आ रही है, लेफ्ट वाली या राइट वाली। अगर आपने लेफ्ट वाली पिक्चर को पसंद किया है तो ये वीडियो आपके लिए यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन अगर आपने राइट वाली पिक्चर को सिलेक्ट किया है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेफ्ट वाली पिक्चर फिक्स डिपॉजिट रेट्स है 1975-76 से लेके 2020-21 तक, और राइट वाली पिक्चर सन 2000 से लेके 2021 तक के सेंसेक्स की जर्नी को दिखाती है। अगर मैं आपसे कहूं कि सन 2000 में आप 5000 रुपए जमा कराते और सन 2021 में ये पैसे आपको 50,792 रुपए बन के मिलते 11.5% के रेट ऑफ रिटर्न से, तो क्या आप ये पैसे 2000 में जमा कराते? 3 आंसर आते हैं, यस, नो या मुझे नहीं पता। अगर हम सेंसेक्स की जर्नी को देखते हैं तो 1 जनवरी 2000 को सेंसेक्स करीबन 5000 पॉइंट पे था। मार्च 2021 में सेंसेक्स करीबन 50,792 पॉइंट पे है, यानी कि टोटल अगर हम रिटर्न देखें तो 11.5% की रिटर्न दी है। लेकिन जब भी हम सेंसेक्स की बात करते हैं, मार्केट की बात करते हैं, तो लोगों का ध्यान यहाँ पे नहीं जाता है, लोगों का ध्यान जाता है इस जगह पे, जहाँ पे मार्केट में जबरदस्त गिरावट आई सन 2009 में, सन 2016 में और सन 2020 में। लेकिन यहाँ पे मैं एक और पहलू आपके साथ शेयर करता हूँ कि मान लीजिए आपने सन 2000 में 5000 रुपये ही डिपॉजिट कराए थे और 2009, 2016 और 2020 में जब मार्केट बिल्कुल गिरी हुई थी तब पैसे निकाले, तो क्या आपको रिटर्न मिलती? 2009 में अगर आप पैसे निकालते तो 8,891 रुपये थे, 2016 में 23,002 और 2020 में 29,468 के बॉटम पे सेंसेक्स था। यानी कि अगर आपने यही अमाउंट को 2009 में निकाला होता तो 6.18% का आपको रिटर्न मिलता, 2016 में 9.95% का और 2020 में 9.15% का रिटर्न आपको मिलता। अब नजर डालते हैं आरबीआई की साइट से मिले हुए डेटा पर, जहां पे 1975 से लेके 2021 तक के इंटरेस्ट रेट्स का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे जो अबव 5 इयर्स के रेट्स हैं, जो कि सबसे ज्यादा रेट अवेलेबल होते हैं डिपॉजिट के, वो कैसे ओवर द ईयर वेरी किए हैं। 1975-76 में ये 10% के आसपास होता था, जो कि गिर के 2003-2004 में 5.5% तक गया, और उसके बाद 2004-2005 में 6.25% से लेके वापस 2020-2021 में 5.5% के करीब बनाया है। अगर मैं इसके उतार चढ़ाव को एक ग्राफ के थ्रू दिखाता हूं तो कुछ इस तरीके से इसकी जर्नी रही है ओवर द लास्ट 25 ईयर्स। अब जब आप इसको ध्यान में देखते हैं और साथ में आप नजर डालते हैं सेंसेक्स पे, तो आपको खुद ही पता लग जाता है कि आपकी गाड़ी किस तरफ जा रही है। अब एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि मान लेते हैं आपने इस पैसे को फिक्स डिपॉजिट में जमा कराया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से साल 2000 के अंदर। आपने 5000 रुपये जमा कराए और आपको 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल गया, तो ये पैसा सन 2021 के अंदर 37,893 रुपये पहुंच जाता इस 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। लेकिन अगर इसके ऊपर आप टैक्स देते, और टैक्स अगर आपका 31.2% होता सेस मिला के, तो ये पैसा एक्चुअली में आपको 26,070 रुपये मिलता। अगर आप 5.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे को इन्वेस्ट करते तो ये पैसा आपको 16,237 रुपये बनता, जो कि टैक्स के बाद कम होके 11,171 रुपये आपको हाथ में मिलता। एक और केस को स्टडी करते हैं कि आपने अगर सेंसेक्स के अंदर SIP स्टार्ट करी होती सन 2000 के अंदर और हर साल की पहली तारीख को 5,000 रुपये जमा करा रहे होते, तो आपने टोटल जो इन्वेस्ट किया होता लास्ट 22 SIP के थ्रू करीबन 1,10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते। टोटल NAV आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है और टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी आज की रेट में हो जाती 5,57,941 रुपए, और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपका आता 13.24%। लेकिन अगर आपने रिकरिंग डिपॉजिट खोला होता इसी अमाउंट से 5,000 रुपए का रिकरिंग डिपॉजिट, तो आपकी इन्वेस्टमेंट रहती वही 1,10,000 रुपए। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बिना टैक्स काटे 3,92,715 होती, इंटरेस्ट रेट 10% के ऊपर, और अगर आपका 5.5% का रेट ऑफ रिटर्न रहता तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 2,15,560 रुपए, और इसके ऊपर टैक्स भी भरते। अब एक और केस स्टडी लेते हैं कि अगर आप 25 साल की एज में एक SIP स्टार्ट करते हैं और हर साल सिर्फ 5,000 रुपये जमा कराते हैं और आपको रिटर्न मिलती है 13% के हिसाब से, तो अगले 40 साल में, यानी कि जब तक कि आपकी एज 65 नहीं हो जाएगी, आपके पास जो टोटल कॉर्पस होगा वो होगा 57,27,428 रुपए। लेकिन अगर आप इसी अमाउंट को कुछ इस तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट में डालते हैं, जहां आपको आज की डेट में 10% मिल रहा है,
जो कि नामुमकिन है, तो आपका टोटल कॉर्पस बनेगा 24,34,259 रुपए। और अगर आप 5.5% जो कि एक्चुअली आपको आज मिल रहा है, तो आपका टोटल कॉर्पस बनेगा 7,20,594 रुपए। डिपॉजिट के ऊपर जो भी रिटर्न्स है उसके ऊपर अभी टैक्स नहीं लगाया है, और इक्विटी का टैक्स रेट कितना कम है ये आपको मालूम ही होगा। इसको अगर थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से समझने की कोशिश करें तो 65 साल की एज में आपके पास इतना पैसा हो जाएगा इक्विटी में इन्वेस्ट करके, जिससे आप एक BMW सीरीज 3, ऑडी A4 या फिर जैगुआर XE कार खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपने 5.5% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अमाउंट अपना इन्वेस्ट किया है, तो आपके पास एक स्विफ्ट या फिर एक हुंडई i20 ही आ पाएगी। अब इन सब के बाद सवाल ये आता है कि आखिर सेंसेक्स है क्या। सेंसेक्स शेयर मार्केट, शेयर बाजार, जहां पैसा बहुत ऊपर नीचे जाता है, जहां बहुत हलचल होती है और जहां पे हमेशा डर लगा रहता है, वो आखिर है क्या चीज। सेंसेक्स बेसिकली एक इंडेक्स है। ये 30 वेल एस्टेब्लिश्ड और फाइनेंशियली साउंड कंपनीज के बेस पे बना हुआ है, जिसकी कैलकुलेशन एक कैप वेटेड यानी कि इनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है उसके बेस पे होता है। क्या सेंसेक्स ऐसा है जो कभी फेल हो सकता है? इसको आगे समझते हैं। एक सेंसेक्स के अंदर टोटल 30 कंपनीज हैं। ये 30 कंपनीज कौन सी हैं? इनमें वेल एस्टेब्लिश्ड बैंक्स हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कोटक महिंद्रा बैंक। जितने भी बड़े नाम हैं वो सारे के सारे इसमें एस्टेब्लिश्ड नेम्स शामिल हैं। बड़ी बड़ी IT कंपनीज जैसे इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, टेक महिंद्रा, ये सब इंक्लूडेड हैं। ऑटो सेक्टर के बड़े बड़े नाम बजाज ऑटो, महिंद्रा, मारुति सुजुकी इंक्लूडेड है। फार्मा सेक्टर के बड़े नाम इंक्लूडेड हैं, और इनके साथ में नामी गिरामी कंपनीज जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नेस्ले इंडिया भी इंक्लूडेड हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यहाँ है कि यहाँ पे 3 नवरत्न कंपनी भी इंक्लूडेड हैं। NTPC लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि अगर इन सभी कंपनीज का बवाल मचा और इन सभी कंपनीज के अंदर कुछ ऐसा धमाका हुआ, तभी सेंसेक्स नीचे जबरदस्त गिरेगा, वरना सेंसेक्स के गिरने के चांसेस नहीं है। लास्ट 10 साल की सेंसेक्स की परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं तो 2011 में सेंसेक्स 23% गिरा और 2015 में सेंसेक्स 3.5% गिरा। लेकिन इसके बाद जो टोटल रिटर्न रही है सेंसेक्स की, वो कितनी पॉजिटिव रही है, इसको लोग नज़रअंदाज करते हैं कि पिछले 10 साल में से गिरा कितनी बार है और ज़बरदस्त उछाल कितनी बार आया है। अब सवाल आता है कि मैं सेंसेक्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूँ। सेंसेक्स में आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आप इंडेक्स फंड या इंडेक्स ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स ETF को मैं किसी दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। इंडेक्स फंड का एक छोटी सी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं जैसे कि grow.in या वैल्यू रिसर्च वगैरह, वहां पे आप अगर सेंसेक्स के नाम से म्यूचुअल फंड सर्च करते हैं तो आपको काफी सारे प्लान्स नजर आएंगे। आप सेंसेक्स की जगह पे निफ्टी, जो कि हमारा दूसरा इंडेक्स है, उसको भी आप सर्च कर सकते हैं और उसके भी बेस पे आपको प्लान नजर आएंगे। अगर आप किसी भी इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड को उठा के देखेंगे तो उसकी रिटर्न्स उतनी ही होगी जितनी अप्रोक्सीमेटली उसके इंडेक्स की रही होगी। फॉर एग्जांपल ये HDFC इंडेक्स सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान और ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड, इनकी जो रिटर्न्स है वो अप्रोक्सीमेटली जो सेंसेक्स की रिटर्न लास्ट 1 साल में रही है 56% के आसपास, वही आपको दिखेगी। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको ट्रैकिंग एरर के कारण नजर आएगा, और ट्रैकिंग एरर क्या होता है वो भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। अब अगर म्यूचुअल फंड की डिटेल में देखते हैं कि किस किस कंपनी से म्यूचुअल फंड बना है, तो हम यहाँ पे वही 30 कंपनियों को देखेंगे जिससे कि सेंसेक्स बना है। क्योंकि ये इंडेक्स फंड सेंसेक्स को ट्रैक करता है, तो आपको सेम वही कंपनी नजर आएंगी जो कि सेंसेक्स के कंस्टिट्यूशन में यूज होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनीज का नाम भी सेम है। ये 2 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स हैं, इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, और इनकी जो एसेट एलोकेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, ट्रैकिंग एरर क्यों आता है? क्योंकि आप एग्जैक्टली नहीं ट्रैक कर सकते हैं कि सेंसेक्स के अंदर कितनी कैपिटलाइजेशन ऊपर या नीचे जा रही है डे बाय डे। तो थोड़ा सा फर्क आ सकता है एसेट एलोकेशन के कारण, जिसमें रिटर्न में 19-21 फर्क मोस्टली केस में आता है। तो आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का 11.8% की एलोकेशन है, 11.7% की एलोकेशन है, और इस तरीके से हिंदुस्तान यूनिलीवर में 4% की एलोकेशन है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप यहाँ देखते हैं 2.1 से 2.1% की एलोकेशन है। तो दोनों में आपको बिल्कुल सेम एलोकेशन नजर आएगी। जैसे ही बात हम म्यूचुअल फंड्स की करते हैं, हमारे सामने एक डिस्क्लेमर आया था कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रिस्क किस चीज़ में नहीं है? आप इस रिस्क को कम कर सकते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ा के, और म्यूचुअल फंड सही है, एक बहुत ही अच्छी साइट है जहां पे जाके आप ढेर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, क्या रीजन है उनको इन्वेस्ट करने के लिए, आप SIP कैसे स्टार्ट कर सकते हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक पे क्लिक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी या किस चीज़ पे आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।